हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हमारी सैटरडे स्पेशल क्लास है जो आपके पेट के एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्प करेंगे और एक मैराथन क्लास रहेगी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन ए है उत्साह, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है रति और ऑप्शन डी है भय। तो बताइए जो हास्य रस है उसका स्थायी भाव क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हास। ठीक है, जो हास है वो हास्य रस का स्थायी भाव होता है। वहीं इसमें जो ये रति आ रहा है ये हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है और जो हमारा भय है ये हमारा भयानक रस का स्थायी भाव होता है और जो हमारा उत्साह है ये हमारा वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो सभी के स्थायी भाव याद रखना। उत्साह जो होता है वो वीर रस का होता है, हास्य जो होता है वो हास्य रस का होता है, रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है और जो भय होता है वो भयानक रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, याद रखना। वही हास्य रस की परिभाषा क्या होती है। किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि को देखकर जब हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है तो उसे ये हम हास्य रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव हास होता है। उसका फेमस उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे, भुजानी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो, नंगा के विभामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। यानी कि जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ऐसे तत्वों को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है छंद, ऑप्शन बी है अलंकार, ऑप्शन सी है रस और ऑप्शन डी है समास। तो बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्योंकि अलंकार जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि हमारे ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा एक कथन सत्य है उसे आपको ढूंढ कर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि चंद्र जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि दिन की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो झूठा सच है इसके लेखक यशपाल हैं। ठीक, झूठे सच से क्या फैलता है, यश फैलता है। तो झूठा सच के लेखक है यशपाल। वही जो इलाचंद्र जोशी है वो एकांकीकार के रूप में नहीं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह भी याद रखना। जो हमारे इलाचंद्र जोशी हैं वो आपके प्रसिद्ध है उपन्यासकार के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के लेखक कौन है। फेमस है अजंता, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी हमारा कह रहा है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी कह रहा है महादेवी वर्मा। तो बताइए जो हमारा अजंता है इसके लेखक कौन है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। जो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं वो अजंता के लेखक हैं। ठीक है, वही हम प्रेमचंद्र की बात करें तो कई सारी फेमस रचनाएं हैं, जैसे कि हमारी गो बेलों की कथा, गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सारी हैं प्रेमचंद्र की। ठीक है, और ये काफी एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। और ये हमारे जो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं इनकी फेमस रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना। ठीक है, ये सारी चीजें भी याद रखना। वही जो महादेवी और ममता तो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आंसू, लहर, झरना, ममता, ये सारी जयशंकर प्रसाद की हैं। वही महादेवी वर्मा की जो यामा है वो काफी फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है। यानी कि हमारे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा महाकाव्य है। ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है श्री रामचरितमानस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो महाकाव्य है पद्मावत भी है, साकेत भी है और श्री रामचरितमानस भी है। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया था, साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था और श्री रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था और तीनों ये महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है भयानक रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है विभक्त रस। तो बताइए जो शोक है वो किस रस का स्थायी भाव है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी करुण रस। जो शोक होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा उसके दूर चले जाने या उसके बिछुड़ जाने से जो मन में शोक का भाव जागृत होता है उसे ही हम करुण रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, और इसका फेमस उदाहरण है, अभी तो मुकुट बना था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हद लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। ठीक है, वही हमारा जो ये रौद्रस आ रहा है, तो ये जो रौद्रस है ये इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, वो होता है भय, और करुण रस का तो शोक होता है, और विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ठीक है, याद रखना, ये काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है हमारे पेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, पेट क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो हिंदी तो ऐसी पूछी जाती है, तो आप अच्छे से याद कर लेना इसे। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है सौंदर्य और ऑप्शन डी है वस्त्र। तो बताइए जो अलंकार है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आभूषण होता है, और अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर होता है, इसका मतलब होता है काव्य की शोभा बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किसे अपना गुरु मानते थे, यानी मैथिली शरण गुप्त थे वो किसे अपना गुरु मानते थे। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र को, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन थे जिस मैथिली शरण गुप्त अपना गुरु मानते थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो मैथिली शरण गुप्त थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि थे, यानी जो बिहारी जी हैं वो किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल और ऑप्शन डी है आदिकाल। तो हम बिहारी की बात करें तो हमारा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीतिकाल। बिहारी जी जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। ठीक है, और इन्हें गागर में सागर बनने वाला कवि कहा जाता है। इन्होंने गागर में सागर यानी बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बातें कह देने का मतलब होता है गागर में सागर भरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर आप उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और कुछ शब्द होते हैं जैसे कि जानो, जनहु, मानो, मनहु, वो भी इसमें प्रयोग किए जाते हैं। उसका फेमस उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमन सेल पर आतप परियो प्रभात। ठीक है, और इसमें जो ये मानो आ रहा है इसका मतलब है कि उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, मनहु, जानो, जनहु इसमें वाचक शब्द आते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वें नंबर का कि कवि मृत्यु का स्वागत किस प्रकार करने के लिए कहता है। ऑप्शन ए है निर्भय होकर, ऑप्शन बी है स्नान करके, ऑप्शन सी है डटकर और ऑप्शन डी क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है नवीन वस्त्र धारण करके। तो बताइए जो हमारे कवि जी हैं वो मृत्यु का स्वागत किस प्रकार करने के लिए कह रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्भय होकर। निर्भय का मतलब होता है बिना किसी से डरे। तो कवि कह रहा है हमें मृत्यु का स्वागत ऐसे करना चाहिए कि हम किसी से नहीं डर रहे हैं, हमें निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है और एक बार ये आ भी चुका है एग्जाम में, यामा किसकी रचना है? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो बताइए जो यामा है वो किसकी रचना है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। ठीक है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वें नंबर का कि अतिथि किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है मेहमान, ऑप्शन बी है पहुना, ऑप्शन सी है आगंतुक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अतिथि यानी कि वह व्यक्ति जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं और अतिथि का पर्यायवाची होता है मेहमान, पहुना, आगंतुक यानी कि उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 15वां क्वेश्चन कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो बताइए जो वाक्य होता है उसके कितने अंग होते हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। जो वाक्य होता है उसके 2 अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है मोहन राकेश, ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो बताइए जो मेला आंचल है इसके रचनाकार कौन है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो मेला आंचल के रचनाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 17वें नंबर का और क्या कह रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ये है जीवनी यानी कि भारत दुर्दशा जीवनी है, ऑप्शन बी है आत्मकथा है, ऑप्शन सी है रेखा चित्र है और ऑप्शन डी है एकांकी है। तो बताइए जो भारत दुर्दशा है वो किस विधा की रचना है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकांकी। ठीक है, जो भारत दुर्दशा है वो है एकांकी। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है? यानी जो हमारा शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है तो इसमें से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी है यमक अलंकार, ऑप्शन सी है श्लेष अलंकार और ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो बताइए शब्दालंकार का कौन सा भेद नहीं है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपमा अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार ये तीनों अलंकार होते हैं शब्दालंकार के पार्ट। इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार ये होते हैं अर्थालंकार के पार्ट। ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है रोला, ऑप्शन सी है सोरठा और ऑप्शन डी है चौपाई। तो बताइए किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा रोला। ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है, उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ललित कलाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मतीराम की, ऑप्शन बी है देव की, ऑप्शन सी है पद्माकार की और ऑप्शन डी है भूषण की। तो ललित ललाम की बात करें तो ये फेमस रचना है मतीराम की। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ललित ललाम मतीराम की रचना है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जा चुका। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है साकेत किसकी रचना है? और सबसे ज़्यादा एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली ये रचना है। ऑप्शन ए है मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो बताइए जो साकेत है वो किसकी रचना है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है, जो साकेत है वो एक महाकाव्य है और ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। वही जयशंकर प्रसाद ये आंसू, लहर, झरना, ठीक है, ममता ये सारी हैं। प्रेमचंद की बात करें तो हमारी है दो बेलों की कथा, निर्मला, गोदान, गवन, महादेवी वर्मा की है यामा। ठीक है, ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि पलंग का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है प्रैंक, ऑप्शन बी है पलंग, ऑप्शन सी है पलको, ऑप्शन डी है पलंग। तो बताइए जो पलंग है उसका तत्सम रूप क्या होता है? क्योंकि जो हमारा पलंग है वो हमारा एक ऐसा शब्द है
तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो होता है पर्यंक। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पलंग होता है इसका तत्सम होता है पर्यंक। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमारा क्रिया, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है कर्ता और ऑप्शन डी है विधि। तो बताइए जो इसमें वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधि। विधि नहीं विधेय होगा। ठीक है, वाक्य में जब उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 24वां क्वेश्चन कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। जो वाक्य होते हैं उसमें कुछ शब्द प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है समास और ऑप्शन डी है प्रत्यय। तो बताइए वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद। जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम तद्भव से आएंगे इसलिए हमने थोड़े क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो ऑप्शन ए है लज्जा, ऑप्शन बी है आज और ऑप्शन सी हमारा है सूरज और ऑप्शन डी है काम। तो बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लज्जा। जो ये हमारा लज्जा शब्द है ये हमारा कैसा है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वो होता है लाज। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जो ये जो सूरज आ रहा है ये भी हमारा तद्भव है और इसका तत्सम होता है सूर्य। ठीक है, वहीं जो ये काम आ रहा है ये भी हमारा तद्भव है और इसका जो होता है तत्सम वो होता है काज या फिर कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है, यानी जो कामयानी महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है प्रेमचंद और ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो बताइए कि कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया है जो कामयानी महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना जो कामयानी है वो एक महाकाव्य है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, और श्री रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी की है और हंस दो बेलों की कथा ये सब प्रेमचंद की है और यामा महादेवी वर्मा की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक काव्य के संपादक कौन है। ऑप्शन ए है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है विद्यानिवास मिश्रा और ऑप्शन डी है सच्चिदानंद हीरानंद बत्तशानज्ञ। तो तार सप्तक के काव्य के संपादक कौन है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद बत्तशानज्ञ जी हैं वो तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 28वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है समूहवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो बताइए कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुणवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है लेकिन गुणवाचक संज्ञा नहीं होती। गुणवाचक हमारा होता है विशेषण। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, संज्ञा जो होती है वो वैसे तो 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसमें किसी भी व्यक्ति के वर्णन किया जाता है जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन। जातिवाचक संज्ञा होती है पूरी जाति के समूह का बोध कराती है जैसे कि हो गई है पुरुष, स्त्री और मानव। वही समूहवाचक संज्ञा होती है वो समूह का बोध कराती है जैसे कि भीड़, दल, समूह। गुणवाचक जो होता है वो विशेषण होता है जो गुणों के बारे में बताता है जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। ठीक है, इसके आप लोग कितने अच्छे ना इतनी अच्छी क्लास ले रहे हैं और अच्छे से पढ़ना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि मित्रता किसकी रचना है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सुमित्रानंद पंत। तो बताइए जो मित्रता है वो किसकी रचना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, अरे इसमें तो है ही नहीं एक भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है मित्रता।
तो लगता है कंफ्यूज हो गए हैं प्रेमचंद में ये लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी फेमस रचना है मित्रता, ठीक है, जिसमें मित्र के बारे में बताते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है मित्रता, और ऑप्शन ये है जो वो सही हो जाएगा। वहीं जयशंकर प्रसाद की आंसू, ममता, कामयानी, लहर, झरना है। और महादेवी वर्मा की बात करें तो यामा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, और हमारा क्वेश्चन 30 में आज का, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, और हमारी ये मैराथन क्लास रही थी। इसके तहत हम जब करंट अफेयर में बेटर करना चाहते हैं तो सुबह हमारी 8 बजे वाली क्लास जरूर देखा कीजिए, जो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें सिर्फ सॉल्व करवाते हैं। और स्टूडेंट्स अकेडमी के जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी क्विजेस डालते हैं, वो भी अटेंड किया कीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। और हमारे जो और सब अपनी 8 सीरीज डाल चुके हैं, आपने ना देखी तो वो भी देख लेना। ये हमारी 9th सीरीज है और हमारी मैराथन हिंदी की क्लास है। वैसे तो हम GS/GK की डालते हैं, पर ये हमारी हिंदी की पहली है और मैराथन क्लास है और सैटरडे स्पेशल, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। हमारा इसमें ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे कल आपके लिए संडे स्पेशल प्रीवियस ईयर का पेपर रात के 8 बजे जरूर अपलोड करेंगे। आप प्लीज़ उसे भी जरूर देख लीजिए, वो आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक कर दें, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।